हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंथन। मेरा नाम है आकाश साहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 4 के बारे में। तो भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक के वर्णित है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया वह मौलिक अधिकार से संबंधित था, जो कि भाग 3 से था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 4, जो कि राज्य नीति निर्देशक तत्व है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते क्या है, इससे तात्पर्य क्या है, तो उसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ताकि मैं आपको क्लियर करके अच्छे से बता सकूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वास्तव में है क्या। हम पहले ये चीज जानेंगे और इसके बाद इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। मतलब नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हम यह सोचते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं वह ऐसे अनुच्छेद हैं जिसका पालन करने पर या फिर अनुसरण करने पर एक राज्य कल्याणकारी राज्य बन सकता है। तो यही चीजें नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अब हम यह तो जानते हैं कि उस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिससे राज्य एक कल्याणकारी राज्य बनेगा, मगर उसका पालन कैसे करेगा, तो उसके लिए उसका एक उद्देश्य होना जरूरी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट यह भी बनाया है कि राज्य कैसे कल्याणकारी राज्य बनेगा और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से राज्य को यह देखना चाहिए कि वह हर व्यक्ति पर पूरी तरीके से ध्यान दे और उन्हें पूरी तरीके से सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करे। यही इसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, तभी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है, उसको भी मैं पढ़ रहा हूं। राज्य अपने नीतियों एवं कानून के निर्माण के समय नीति निर्देशक सिद्धांतों के नियमों का पालन करेगा। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जब उनका पालन करेगा और उसके पश्चात जो कानून और निर्माण यानी कि नीति और कानून का जो निर्माण करेगा, उसी के आधार पर एक अच्छे राज्य की या फिर लोकतांत्रिक राज्य की या फिर आप कह सकते हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। यदि नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के कर्तव्यों का वो पालन नहीं करता है, तो यह जरूरी नहीं है कि वह एक अच्छा कल्याणकारी राज्य स्थापित कर सके। तो यह सारी चीजें लिखी गई हैं। अब इसके अंतर्गत हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, मगर उससे पहले कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि ग्रैनविल ऑस्टिन, यह एक लेखक है। इन्होंने जो संविधान के ऊपर जो किताबें लिखी जाती है उससे संबंधित पुस्तकें लिखती हैं। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, ना तो मैं संविधान की आत्मा की बात कर रहा हूं, यानी कि संविधान की आत्मा, तो संविधान की जो आत्मा थी उसके बारे में थोड़ा सा मैं लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूं, इसका अभी बता नहीं रहा हूं। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि राज्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो राज्य की आत्मा कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। और किसने कहा है? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। इसके अलावा नीति निर्देशक से कुछ प्रमुख विशेषताएं भी है। तो नीति निर्देशक तत्वों की क्या प्रमुख विशेषता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसलिए मैंने इसे भी पॉइंट टू पॉइंट बना दिया है, ताकि हमें याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट बनाया उसमें यह लिखा है कि यह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता। मतलब हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य का जो है वह एक अलग संविधान बना हुआ है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि संविधान में है, वह पूरे भारतवर्ष में लागू होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा संविधान है वह पूरे भारतवर्ष में लागू होता है, लेकिन संविधान के अंतर्गत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह पूरे भारत में तो लागू होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर अपवाद है। मतलब जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं होता है। इसके अलावा न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं है, जैसा कि हमने मौलिक अधिकार में पढ़ा था कि वह न्यायालय में प्रवर्तनी है।
प्रवर्तनीय है से मतलब आप मौलिक अधिकार के विरुद्ध न्यायालय में अपील कर सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। मतलब आप यह कह सकते हैं कि जो राज्य अपने नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो अनुच्छेद बने हुए हैं उन्हें आप मानने के लिए किसी भी राज्य को बाध्य नहीं कर सकते हैं। यदि वह करना चाहेगा राज्य उन नियमों का पालन तो वह करेगा, नहीं करना चाहेगा तो नहीं करेगा। इसके लिए आप न्यायालय में उनके अगेंस्ट, किसी राज्य के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगले पॉइंट में जाते हैं। यह संविधान द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देश है। मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वह क्या है, संविधान द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देश हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट की भी बात करते हैं, फिर ये दोनों पॉइंट को एक साथ बताऊंगा मैं। नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत राज्यों के कर्तव्य हैं। मतलब आप यह कह सकते हैं कि संविधान द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं वह राज्यों के कर्तव्य हैं, राज्यों को उनका पालन करना चाहिए या अनुसरण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए वह बाध्य नहीं है। और क्यों बाध्य नहीं है, क्योंकि वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पास लिखा है कि वह प्रवर्तनीय नहीं है। इसके अलावा एक और विशेषता है जो एग्जाम में पूछता है कि यह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता है। इसके बाद जो अब हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, जैसे कि समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, यह चीजें क्या है। तो जब जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जब सोचा कि इन्हें संविधान में लाना चाहिए, तो उन्होंने 3 सिद्धांत के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो अनुच्छेद थे उनका निर्माण किया, और जो ये 3 सिद्धांत है उन्हीं के अनुरूप उन्होंने अनुच्छेद बनाए थे। तो समाजवादी सिद्धांत के अनुसार कौन कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डालें उसके बारे में हम देखेंगे। गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार कौन से अनुच्छेद आते हैं, इसके अलावा उदारवादी सिद्धांत के अनुसार कौन से अनुच्छेद आते हैं, इसके अलावा यह सिद्धांत क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि समाजवादी सिद्धांत की। उससे पहले जो पॉइंट्स मैंने बनाया हुआ ऊपर में कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, तो नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्गीकरण है वह 3 है। पहला समाजवादी, जिसके बारे में अभी मैं पढ़ने जा रहा हूं। तो देखते हैं समाजवादी सिद्धांत क्या है। ऐसे सिद्धांत जो कल्याणकारी राज्य या लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करता है। मतलब हमने पढ़ा है कि कल्याणकारी राज्य या फिर लोकतांत्रिक समाजवाद, कोई भी राज्य के लिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह कैसे आएगा, जब वह सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करेगा। यही चीज है समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत लिखा गया है। तो मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। ऐसे सिद्धांत जो कल्याणकारी राज्य या लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए सामाजिक और एवं आर्थिक न्याय प्रदान करता है, या फिर आप इसे यह भी कह सकते हैं कि ऐसे सिद्धांत जो कल्याणकारी राज्य या लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना के लिए, लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करता है, ऐसे सिद्धांतों को हम समाजवादी सिद्धांत कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम कौन कौन से अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 38। अब 38 के अंतर्गत अनुच्छेद क, ख, ग ये 3 आ जाते हैं, यह समाजवादी सिद्धांत है। इसके अलावा अनुच्छेद 39 का, 41, 42 और 43 का, ये सारे अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। इसके बारे में हम जब नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद है और उसके अंतर्गत क्या चीजें लिखी गई हैं। तो अभी आपको बस यह याद रखना है कि समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। इसके बाद हम गांधीवादी सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि यह गांधीवादी सिद्धांत से पता ही चल जाना कि यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। तो कुछ ऐसे सिद्धांत थे, इसे मैं पहले पढ़ लेता हूं। गांधीवादी विचारधारा पर आधारित, इसके बाद मैंने लिखा हुआ है गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। मतलब गांधी जी जो थे वह यह चाहते थे कि जैसे अनुच्छेद 40 को ले लेता हूं मैं, उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में चर्चा की गई है। तो गांधी जी यह चाहते थे कि ग्रामों के विकास के लिए उनको
उनके खुद की शक्ति होनी चाहिए उनके पास। मतलब यदि आप संवैधानिक भाषा में बात करेंगे तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण के बारे में उन्होंने बात की थी। मतलब एक ग्राम के बारे, जब एक गांव की बात करते हैं तो उस ग्राम पंचायत का वहां पे स्थापना होना चाहिए। क्यों स्थापना होना चाहिए? ताकि वह ग्राम का विकास कर सके और इसके लिए उन्हें कुछ शक्तियां भी दी जानी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा अनुच्छेद 40 वह ग्राम पंचायत से संबंधित है, वैसे ही अनुच्छेद 43 और 43 ख के अंतर्गत सहकारिता से संबंधित चीजें आती हैं। मतलब आप जानते हैं सहकारिता क्या होती है। सहकारिता के अंतर्गत जितने भी लोग होते हैं वह उसके प्रबंधन में भागीदार होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अमूल मिल्क वाले जो फैक्ट्री है या फिर अमूल मिल्क है, उसके जो जितने भी लोग हैं वह सहकारिता के अंतर्गत ही आता है। वैसे ही आर्टिकल 46, 47, 48 है। तो 46, 47 जैसे अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है। तो यह सभी क्या है? गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित अनुच्छेद है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किए गए। इसके बाद मैं बात करता हूं उदारवादी सिद्धांत की। तो उदारवादी सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत उदारवादी विचारधारा से प्रेरित है। अब उदारवादी विचारधारा से संबंधित क्या चीज है? तो जैसे मैं अनुच्छेद 44 को लेता हूं। अनुच्छेद 44 जो है वह समान सिविल संहिता के बारे में चर्चा करता है। अब समान सिविल संहिता क्या होता है? मतलब राज्य के लिए सभी व्यक्ति एक समान है, किसी में भी वह भेदभाव नहीं करेगा। यह चीज आर्टिकल अनुच्छेद 44 के अंतर्गत लिखा गया है। तो इसे एक उदारवादी सिद्धांत माना जाता है। वैसे अगर मैं बात करूंगा अनुच्छेद 45 की, तो अनुच्छेद 45 जो है वो उसमें बच्चों के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में अधिकार दिए गए हैं। तो यह भी एक उदारवादी सिद्धांत है। वैसे 48 के बारे में यदि मैं बात करूंगा तो वह पर्यावरण और वन्य जीवों से संबंधित है। आर्टिकल 49 की बात करूंगा तो वो राष्ट्रीय स्मारक से संबंधित है। आर्टिकल 50 की बात करूंगा तो शक्ति के पृथक्करण से संबंधित है। और वैसे आर्टिकल 51 की बात करूंगा तो वो अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित है। तो यह सभी क्या है? एक उदारवादी सिद्धांत है। इसके अलावा हमने गांधीवादी सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत देखा था। समाजवादी सिद्धांत क्या था? ऐसे सिद्धांत जो कल्याणकारी राज्य या फिर लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो को कंप्लीट करता हूं और इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो बनेगा वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद के बारे में होगा। इस वीडियो में हमने अब तक जो चर्चा की है कि राज्य नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, उसकी विशेषता क्या है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जब संविधान में शामिल करने की बात आई तो ऐसे कौन से सिद्धांत से जिनसे प्रेरित होकर नीति निर्देशक तत्वों को बनाया गया था।